हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण तिवारी। निर्णय अकेडमी की लाइव क्लास में आपका स्वागत है मित्रों। जैसा कि आपको पता है, देश या कहा जाए पूरा दुनिया, पूरा विश्व इस समय एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इसलिए लगभग आप सभी भी अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं, और आप लोग भी सावधानियां बरत भी रहे होंगे। लेकिन जैसे इस वैश्विक महामारी में एक समस्या आ रहा है खासतौर से छात्रों के सामने कि पढ़ाई कैसे किया जाए। यह बात अलग का है कि इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि एग्जाम बस तुरंत होने वाला है, नहीं, अभी कोई एग्जाम जल्दी होने होगा नहीं, इसलिए आपको, लेकिन फिर भी जैसे अब लगातार पढ़ाई के क्रम में रहे हैं लेकिन पढ़ाई हो नहीं पा रही है, तो इधर भी जैसे इलाहाबाद जो प्रयागराज में स्थिति कुछ सामान्य हुआ, तो खासतौर से क्योंकि जैसा कि आप पता है कि मैं बगल में ही रहता हूं, झूंसी में मेरा निवास है, तो मैंने इसी विचार को ध्यान में रख करके कुछ अपनी जो टीम के साथ जो यहां शहर के अंदर रहे, मैंने किसी भी टीचर को बाहर से इनवाइट नहीं किया। इसका मुख्य प्रयोजन यही है कि जो वैश्विक महामारी इस समय कोरोना चल रहा है, यह एक ऐसी बीमारी है कि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के संपर्क आने से इसका प्रसार तेजी से हो रहा है। इसलिए किसी भी टीचर से तो जो भी क्लासेस संभव हो पाएंगी उन्हें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसे खासतौर से आप सबकी जो मैंने टेलीग्राम पर देखा, व्हाट्सएप पे जो लगातार कॉल रिसीव करता हूं, तो मैं खासतौर से प्राइमरी की लगभग आप संतुष्ट हैं कि हाँ सर, जो प्राइमरी की क्लासेस आप टेलीग्राम में मैटर उपलब्ध करा रहे हैं वो हो जा रहा है। लेकिन जो जूनियर को लेकर के जिज्ञासा, जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा है। तो जैसे जूनियर की समस्या को दूर करने के लिए कि जूनियर में आप, और जैसा कि आपको पता है कि जूनियर में की भर्ती भी आने वाले, जैसे कोरोना की जब महामारी खत्म होगी तो नो डाउट जूनियर की भर्ती भी आएगी अच्छी खासी। इसलिए हर स्टूडेंट ये चाहता है कि जूनियर और प्राइमरी पास भी हो चुके हैं, जो लोग नहीं पास होंगे उनके लिए प्रयास भी किया जाएगा। जूनियर की तैयारी कैसे किया जाए, इसी के संबंध में आज हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे। तो पहले तो थोड़ा सा आप सभी लोग जो है एक बार तेजी से अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो सके कि लाइव हो जाए। थोड़ा सा होगा मोबाइल, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, और जैसे और भी आपके मित्र यार सब लोग जुड़ जाएं। वो वाली बड़ी वाली आप लोग थोड़ा सा जल्दी से सभी लोग शेयर कर देंगे एक बार, क्योंकि आज हम थोड़ा सा इस पर वार्ता आपसे करेंगे कि कैसे तैयारी किया जाए जूनियर की, खासतौर से सोशल साइंस। और 12 बजे से जो क्लास, 1 बजे से जो क्लास रहेगी वो साइंस छात्रों के लिए, क्योंकि जैसे टेलीग्राम पर लगातार मैटर तो मैं दे रहा था, लेकिन अभी तक साइंस में बीरेन्द्र सर ने कुछ वर्क किया है, अभी उन्होंने पहला उनका वीडियो जा चुका है, तो फिजिक्स वाला पार्ट वो सर देंगे, और आपका केमिस्ट्री और जो आपका बायो वाला पार्ट होगा वो विपुल सर जो है उसको आपको लगातार देते रहेंगे। लाइव क्लास इधर भी रेगुलर होगा। एक बार मैं थोड़ा सा मोबाइल से व्हाट्सएप से देख लूं कि क्या, मतलब आपका लाइव देख लूं एक बार कि आप लोग कौन कौन से लोग जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून प्रियांशु, अनुज, रोशनी, रश्मि, विकास, सभी को ढेर सारा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए देखिए, आज हम लोग कुछ काम करते हैं और ध्यान ये देना है, जैसे खासतौर से अगर हम लोग अपनी स्ट्रेटजी को ध्यान दिया जाए कि सीटेट जूनियर अगर हम बात करें सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान, तो सबसे पहले यह समझिएगा सोशल साइंस से, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट जो जूनियर का एग्जाम होगा उसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, यानी 150 प्रश्न होंगे, 1 नंबर का होगा, अर्थात 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का होगा।
अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन प्रश्नों को तोड़ें तो इसमें क्या होगा, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान से कितने प्रश्न होंगे, तो जैसा कि आपको पता होगा कि इससे 30 प्रश्न होंगे। हिंदी से कितने प्रश्न होंगे, तो हिंदी से आपके 30 प्रश्न होंगे। इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट होगा, या तो आपका संस्कृत विषय होगा और या फिर आपका अंग्रेजी विषय होगा, अंग्रेजी विषय, और इनसे कितने प्रश्न होंगे, तो इससे भी 30 प्रश्न होंगे। यानी ध्यान दीजिएगा, जो सीटेट जूनियर का एग्जाम होगा उसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, और बाल मनोविज्ञान से 30 प्रश्न होंगे, और हिंदी से 30 प्रश्न होंगे, संस्कृत या अंग्रेजी जो आपका जो भी आपने भाषा का चयन किया होगा उससे 30 प्रश्न होंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहां से 90, तो आपको सोशल साइंस देना, अपना इसमें चूज नहीं कर सकते। कई बच्चों का मेरे पास कॉल आता है, सर हमने क्या किया कि मैं विज्ञान वर्ग से हूं, बीएससी हूं, लेकिन मैंने सर सोशल साइंस से कर लिया। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका लाभ नहीं मिल पाएगा, वो अल्टीमेटम कहीं ना कहीं वो जाकर के बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपने ग्रेजुएशन में बीए है तो आपको सोशल साइंस, यानी सोशल साइंस से कुल कितने प्रश्न होंगे, 60 प्रश्न होंगे। ये सभी को क्लियर हो गया। यानी जो ये 60 नंबर है, अगर इसमें स्कोर अच्छा हो जाए आपका, तो नो डाउट आप 100% पास हो जाएंगे। और मैं आपको ये वादा दिलाता हूं कि अगर आपने ये क्लास लाइव, मैं रेगुलर लाइव होऊंगा, और तो जो भी मेरा ये अगर लगातार लाइव, अगर आपने केवल लाइव केवल, और ये फ्री सत्र होगा, कोई भी उसका चार्ज नहीं होगा, क्योंकि लगभग मेरा उद्देश्य है कि जो सीटेट जूनियर के भी ढेर सारे स्टूडेंट पास हों। तो ध्यान दीजिएगा, जो 60 प्रश्न होगा, अगर इस 60 में अगर आपको 55 नंबर मिल जाए, 55 नंबर अगर मिल जाता है तो कितना हो जाएगा, तो ये मान के चलिए कि बाल मनोविज्ञान में भी अगर हम कह रहे हैं 20 क्वेश्चन भी आपने 30 में निकाल पाए, हिंदी में भी आपने 20 नहीं निकाल पाया, और यहां भी आपने 20 निकाल पाए, तो 20 कितना हो गया, 60 क्वेश्चन और प्लस ये 55 क्वेश्चन, कितना बन गया आपका, तो आपका बन गया 115 प्रश्न। 115 प्रश्न। हम कहें कि 5-10 क्वेश्चन और निकाल दीजिए, मतलब कहने का तात्पर्य एकदम कुछ भी नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सीटेट जूनियर को जूनियर के तरीके से यदि पढ़ा जाएगा, सोशल साइंस पढ़ा कैसे जाए, अब थोड़ी सी इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे कि सोशल साइंस को पढ़ा कैसे जाए। देखेंगे, अगर हम बात कर लें कि सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, सोशल साइंस के अंतर्गत हम किन किन विषयों को पढ़ेंगे। तो पहला जो विषय होगा वह है आपका भारतीय संविधान एवं राजनीति, भारतीय संविधान एवं राजनीति। दूसरा जो आपका पार्ट है, दूसरा जो पार्ट आपको पढ़ना है वह है भारतीय इतिहास। इतिहास पढ़ना है। और जो तीसरा पार्ट पढ़ना है वह है भूगोल का। और जो चौथा पार्ट है वह लगभग और वह है भारतीय या अर्थशास्त्र। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, एकदम सिंपल, सीटेट की बात बता रहा हूं, कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया कि सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसका विषय क्षेत्र क्या होगा। एकदम याद करके रख लीजिए कि सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वह क्या होगा, तो भारतीय संविधान एवं राजनीति होगा, क्या होगा, भारतीय इतिहास होगा, भूगोल होगा, अर्थशास्त्र होगा। यानी ये इसका दायरा है, यही इस सोशल साइंस मानविकी विषय के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे कभी कभी जैसे जो लोग बीएड धारक होते हैं, बीएड धारक की बता रहे हैं कि जैसे जो लोग बीएड किए हुए हैं, तो बीएड वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो टीजीटी दे रहे हैं। टीजीटी एग्जाम जो 9-10 के छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापक बनते हैं, उनकी बात है।
तो ध्यान दीजिएगा, उसमें ग्रेजुएशन में देखा जाता है कि वो अगर ग्रेजुएशन में सोशल साइंस सब्जेक्ट से टीजीटी तभी दे पाता है जब इन्हीं 4 विषयों में कम से कम उसके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप क्या होगा टीजीटी एग्जाम दे पाते हैं। यानी सोशल साइंस से तभी दे पाएंगे जब इसमें से 4 सब्जेक्ट में से, 4 के अलावा जैसे फिलॉसफी आता है या कोई और सब्जेक्ट, से कोई मतलब नहीं, इन्हीं 4 सब्जेक्ट में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी यही आपके क्या है, मानविकी विषय है, सामाजिक विषय है, और इन्हीं को आपको पढ़ना है। इन्हीं से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग। अगर हम यहां बात कर लें कि यानी ये चारों सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और लगभग इसमें सोशल साइंस शिक्षण, यानी अगर बात कर लें सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण है, उससे शिक्षण से कुल आपके लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षण होगा यानी जैसे सोशल साइंस पढ़ाने के दौरान शिक्षक के द्वारा कौन कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, सोशल साइंस को पढ़ाने के दौरान एक भूगोल के शिक्षक को मानचित्र का किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो सोशल साइंस शिक्षण का अंतर्गत कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें क्या होगा, लगभग मान चलिए कि आपका 15 प्रश्न संविधान से, 15 प्रश्न भूगोल से होगा, और लगभग ही 20 क्वेश्चन आपका इससे आपका होगा अर्थशास्त्र, लगभग वो संविधान में या इतिहास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर है सभी को? तो यानी अब देखा जाए, ये तो आपने प्रश्न को समझ लिया कि सोशल साइंस के अंतर्गत हमको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और जो प्रश्न होगा वह 50 क्वेश्चन आपका ये इन सब से आएगा, और इसमें से 10 क्वेश्चन शिक्षण से आएगा, सोशल साइंस शिक्षण। जैसे आपका एनवायरमेंट शिक्षण मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, जो लोग पढ़ चुके होंगे मुझसे, तो वो उसी तरीके से सोशल साइंस शिक्षण को भी यहां पढ़ना होगा, और उसकी जो भूमिका है आपका वो 10 नंबर। अब असली मूल मुद्दा है कि हम सोशल साइंस में पढ़ें क्या। तो अगर हम सोशल साइंस के पढ़ने की बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, सोशल साइंस पढ़ने का कि यानी क्या इसके अंतर्गत पढ़ा जाए, यानी सिलेबस क्या हो सकता है, विषय वस्तु क्या हो सकता है। अगर हम लोग बात करें कि यानी सीटेट जो जूनियर की विषय वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, अगर सीटेट जूनियर, तभी जैसा कि मैं प्राइमरी आपको एनवायरमेंट पढ़ाता हूं, आप लोग सब लोग परिचित होंगे, तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि बेटा कुछ नहीं पढ़ना, केवल एक और एक मात्र किताब पढ़ना, एनसीईआरटी पुस्तक जो है कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 की एनसीईआरटी पढ़ना, आपका स्कोप बहुत बेस्ट जाएगा। वैसे यहां पर मैं आपको बोलूंगा कुछ नहीं पढ़ना, केवल एनसीईआरटी पुस्तक, केवल एनसीईआरटी पुस्तक कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, और कुछ फैक्ट के रूप में आपको 9 और 10 की पढ़ना है। यानी आपको जो मुख्यतः क्या ये तीनों आपको पढ़ना है, और इसके अलावा थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं 9-10 को केवल। ध्यान दीजिएगा, यानी एनसीईआरटी के अलावा अगर आप कोई बाहर की चीज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने और कोई गाइड है, कोई बुक है, कोई आपका, तो वो आप नो डाउट ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान में समृद्धि होगी, ज्ञान का विकास होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, सीटेट नहीं पास होंगे। बाय द वे, जैसे आपने हो सकता है मेहनत किया, तो हो सकता है बॉर्डर लाइन पे, जैसा मैंने दिखाया, 115 नंबर लाया जा सकता है सीटेट जूनियर में, और उसके लिए केवल और केवल क्या करना होगा, कक्षा 6, 7, 8 की पुस्तक गंभीरता के साथ 9-10 को आप क्या करें, सामान्य परिचय लेते हुए अगर आप पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आपका क्या होगा, बेहतर स्कोप हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात कर लें अच्छा, जिसका ये देखिए अरुण मौर्य जी बात कर रहे हैं कि जैसे जिनका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर होगा वो साइंस वर्ग से शामिल होगा, वो आपका साइंस वर्ग से संबंधित रहेगा वो, ठीक है। लास्ट में हम लोग, क्योंकि चल में लैपटॉप अभी यहां रखा नहीं गया है, तो कल में लैपटॉप रहेगा, तो जैसे क्या होगा, जो भी आपके कमेंट होंगे उनको मैं लास्ट में मोबाइल से देख करके आपके क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा। अभी कोई क्वेश्चन नहीं, केवल समझने की प्रयास करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि कोई कितना भी, जैसे जो लोग प्राइमरी से परिचित हो चुके हैं उनको ये पूरा का पूरा एकदम बिलीव होता है, विश्वास होता है, मुझे एनवायरमेंट में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है,
या अगर आप जैसे क्या होगी, कोई जो छात्र पूरा अगर देखना चाहता है तो निर्णय अकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाए, जो हमारे वीडियो पड़े हुए हैं वो मैराथन वीडियो, केवल मैराथन वीडियो से सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे यहां पर भी हमको क्या करना है, कक्षा 6, 7 और 8 की मात्र एनसीईआरटी पढ़ना है, मात्र एनसीईआरटी बोल रहा हूं, उसके अलावा कोई भी किताब आपको नहीं पढ़ना है। फिलहाल आपको ना तो एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ना है, मैं लगातार आपके साथ में काम करता रहूंगा, और क्या होगा कि उससे आपको एनसीईआरटी पुस्तक भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये तो आपने क्या किया कि ये 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पुस्तक के संबंध में हो गया। अब आगे बढ़ा जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे जो लोग निर्णय एकेडमी प्रयागराज, निर्णय एकेडमी प्रयागराज टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो गए होंगे, ऐसे ही लगातार मैं पीडीएफ उनको प्रोवाइड कर रहा हूंगा। ये देखे, जैसे ये देखे जूनियर सोशल साइंस भूगोल का मैटर है, ये भूगोल का जो मैटर है मैं लगातार इस प्रकार से पीडीएफ उनको प्रोवाइड कर रहा हूं, और ये जो पीडीएफ है ऐसे ही नोट्स जो है लगातार हर स्टूडेंट को मतलब पीडीएफ दिया जा रहा है, जिससे वो क्या कर सके कि वो एक अपना एक अच्छा नोट्स, अगर इस नोट्स को आप पढ़ रहे हैं, इसकी पीडीएफ में इसका लिंक भी आपको दे दूंगा कि जिससे आप हमारे निर्णय एकेडमी टेलीग्राम पर आप जुड़ सकें और उसका लाभ भी उठा सकें। हर सब्जेक्ट का उसमें कितने पार्ट में है, मतलब वो बाकायदे बहुत सुंदर तरीके से उसको हम आपके पास में पहुंचा रहे हैं। केवल इस नोट्स को आप पढ़िए, केवल इतने नोट्स को पढ़ें, टेलीग्राम पर जाकर के, वहां से आप फाइल में जाकर के और इसको नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास में रख सकते हैं, इसको अपना अच्छा नोट्स बनाए। मैं यहां पर इन चीजों को व्याख्या अभी तो केवल नोट्स दिया है, नोट्स आप पढ़े रहेंगे, मैं जब समझाऊंगा वो चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। इसलिए इस नोट्स को जरूर, हर कोई भूगोल का मैं दे चुका हूं और आपको संविधान का भी और राजनीति का भी मैं दे चुका हूं, उसमें अभी तक जो है कुछ कक्षा का हमने दिया है, वो लगातार आपको जाता रहेगा वहां पे। तो ये तो आपको मैटर के रूप में आपको कुछ अलग से कोई किताब, जैसे ढेर सारे स्टूडेंट इलाहाबाद में औचक ही चले गए थे, तो उनके पास कोई मैटर नहीं है, एकदम परेशान नहीं है, एकदम मैटर कम, एकदम आपको कमी होने नहीं दूंगा। और जो लोग टेलीग्राम पर हैं उनको एहसास भी हो रहा है कि मैटर की कमी नहीं हो रही है, बस जो भी आपके पास में कागज कलम है उसका इस्तेमाल करते हुए आप पढ़ाई करेंगे। अब देखा जाए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे, हम जूनियर का एक पार्ट ले रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो एनसीईआरटी पुस्तक में दिया भी गया है, और वो टॉपिक है पंचायती राज। पंचायती राज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण एनसीईआरटी में है, और ये जो टॉपिक दिया गया है वह आपका क्या है कि आपका कक्षा 6 की एनसीईआरटी पुस्तक में दिया भी गया है, और हर बार 1-2 क्वेश्चन आपका आता ही है। इस टॉपिक को आप पहले समझेंगे और इसी से हम आए हुए कुछ प्रश्नों को भी आपको हल भी आज कराएंगे। जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है उसी पीडीएफ के आधार पर आज हम आपको दिखाएंगे भी कि देखिए कैसे प्रश्न आपको बहुत आराम से हल भी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो पंचायती राज का जो हमारे भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान निर्माताओं ने, खासतौर से महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जो हमारे देश में ग्रामीण स्तर पर स्वराज्य आना चाहिए, यानी उस ग्रामीण एकदम निम्नतम लेवल पर गांव का हर व्यक्ति भी एहसास कर सके कि उसका अपना शासन है। इसी को ध्यान में रख करके, यानी ग्रामीण स्वराज्य को स्थापित करने के लिए, ग्रामीण स्वराज्य को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की सिफारिश किया गया था कि राज्य के द्वारा, प्रत्येक राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार। ध्यान दिएगा, जो पंचायती राज सब्जेक्ट है यह आपका राज्य सूची का विषय है, यानी राज्य सूची का विषय है। यानी राज्य सूची के विषय का मतलब यह होगा कि पंचायती राज के विषय पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार केवल किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। यानी राज्य सरकार जो होगी, यानी जो विधानमंडल होगा, इसके संबंध में वह कानून का निर्माण करेगा। यानी पंचायती राज का प्रावधान नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में दिया गया था। यह राज्य से अपेक्षा किया गया था कि राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, यानी पंचायतों की स्थापना किया जाएगा। प्रयोजन क्या था? जैसे कि अब गांव की, भारत में लगभग 640 लाख गांव हैं।
640 लाख, सॉरी 640 लाख नहीं, 6,40,000, 6,40,000 गांव भारत में टोटल हैं। तो ये जो 6,40,000 गांव हैं भारत में, तो इतना विशाल और विविधता युक्त भारत है कि अब अगर मान लीजिए किसी गांव की खड़ंजा खराब हो गया, वहां का बिजली का तार टूट गया, वहां पे जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहां पे और भी कोई खड़ंजा खराब हो गया, नाली टूट गई, अब वो गांव का जो व्यक्ति है वह कहां पर जाए? वह जाए वहां पर आपका विधायक के पास में, अपने संसद के पास में, और ये सब लोग अपनी अपनी राजधानियों में रहते हैं। तो यानी ये उस समय के जो हमारे अंबेडकर साहब, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने इस बात को एहसास किया कि भारत गांव में बसता है, और जब तक भारत में गांव की समृद्धि नहीं आएगी तब तक भारत का कल्याण नहीं हो सकता है। इसी को ध्यान में रख करके अनुच्छेद 40 में दिया गया, लेकिन यह सब्जेक्ट जो दिया गया वो राज्य सूची को में दिया गया। दूसरा चीज समझिएगा कि जो पंचायती राज के संबंध में कानून तो दिया गया, लेकिन राज्य सरकारों ने इसके लिए बहुत प्रभावी प्रयास नहीं किया। लेकिन क्या किया गया कि भारत सरकार के द्वारा कि भारत में पंचायती राज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बलवंत राय मेहता समिति का एक गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की ही सिफारिश पर भारत में क्या किया जाता है? भारत में 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 2 अक्टूबर 1959 को भारत में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया? राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। बलवंत राय मेहता ने यह सिफारिश किया था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया जाना चाहिए, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने का सिफारिश किया। और बलवंत राय मेहता की सिफारिश को सर्वप्रथम किस राज्य ने अडॉप्ट किया? तो राजस्थान राज्य ने इसको अडॉप्ट भी कर लिया, स्वीकार भी कर लिया। दूसरी चीज समझिएगा कि जो बलवंत राय मेहता की सिफारिश को लागू किया, उसके बाद राजस्थान सरकार ने ऐसे करके राज्यों ने लागू किया। लेकिन दिक्कत यह बना रहा कि राज्य सरकारों के द्वारा पंचायतों को अच्छे ढंग से वित्त प्रोवाइड नहीं करते थे, राज्य सरकारों के द्वारा व्यवस्थित रूप से चुनाव नहीं कराया जाता था। इस समस्या को देखते हुए बाद में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। यह जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया गया। बाद में राजीव गांधी के द्वारा, जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उनके द्वारा क्या किया गया? पंचायती राज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विशेष प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास वो सफल नहीं रह पाया क्योंकि संविधान में संशोधन नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जो भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्हीं के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और कब दिया गया इसको? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। कब प्रदान किया गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जब मिल गया, इसका लाभ यह मिला कि प्रत्येक राज्य को अनिवार्य रूप से पंचायती राज को लागू ही करना होगा, यानी हर राज्य को पंचायती राज के संबंध में लागू करना होगा। अब देखेंगे हम लोग, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन क्या कहता है और क्या उसमें बातें रखी गई हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना है। इसके हम लोग आगे देख लेते हैं। देखेंगे जो 73वें संविधान संशोधन में प्रावधान आया कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया। इसमें क्या होगा? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम है, ग्राम पंचायत क्षेत्र स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर आपका क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत।
को त्रिस्तरीय पंचायत राज के यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत भी कहा जाता है, और जिला स्तर पर जिला पंचायत की बात कहा गया। अब अगर हम बात करें कि जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जिला ग्राम पंचायत कहते किसे हैं, या जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत के कंसेप्ट को थोड़ा समझना होगा। देखिएगा, एक शब्द आएगा आपके पास में ग्राम सभा। शब्द को एकदम समझ के रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके ग्राम सभा। और एक शब्द आपका आएगा ग्राम पंचायत। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। हर स्टूडेंट एक बार इन दोनों के अंतर, क्योंकि सब ये लोग आप लोग जान रहे होंगे ग्राम सभा क्या है और ग्राम पंचायत क्या है। मोबाइल पे मैं देख रहा हूं कि आप लोग क्या कमेंट किए हैं, और एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे इस पे कि ग्राम पंचायत किसे कहते हैं और ग्राम सभा किसे कहते हैं। कमेंट एक बार करें, सभी लोग कमेंट करें एक बार। ग्राम सभा का सामान्य स्तर पे आप जो डिफाइन हो सकता है उसको करें। ग्राम सभा, देखिए अरुण मौर्य ने जवाब दिया है ग्राम सभा ग्राम प्रधान जो देखता है। चलिए ठीक है, आगे और कोई कमेंट करे इसके संबंध में जिनको पता हो। अरुण मौर्य ने जवाब दिया। चलें ठीक है, अच्छा मैं ही उसको डिफाइन करता हूं। ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा किसे कहते हैं, तो ग्राम सभा का तात्पर्य एकदम क्लियर कट रखेंगे। जितना परीक्षा उतना ही महत्वपूर्ण हो, उतना ही आनंद आता है एग्जाम देने में। ग्राम सभा का मतलब यह होता है कि गांव में रहने वाले सभी वयस्क नागरिक क्या हमने बताया कि ग्राम सभा का मतलब होता है कि गांव में रहने वाले, यानी या अगर हम कहें कि एक पंचायत में रहने वाले सभी जो वयस्क नागरिक होंगे, वयस्क का मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुका है। सभी वयस्क यानी एक पंचायत में सभी वयस्क नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुका है, उन्हीं से मिल करके, ध्यान दीजिएगा, उन्हीं से मिल करके जो संस्था बनती है उसको ग्राम सभा कहते हैं। लेकिन जो वयस्क नागरिक में कंडीशन यह है कि वह क्या होना चाहिए, उसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज भी होना चाहिए। निर्वाचक नामावली जो वोटर लिस्ट है, जो वोटर कार्ड है, उसमें आपका नाम लिखा होना चाहिए। उसी को कहा जाएगा क्या, उसी को कहा जाएगा आपका ग्राम सभा। फिर समझने का प्रयास करें, एकदम क्लियर जब तक नहीं होगा। किसी को अगर बात समझ में नहीं आ पाएगी तो जरूर क्या करेगा, मैसेज उसमें कमेंट करेगा। ग्राम सभा का मतलब हो गया कि यानी एक पंचायत, कोई भी पंचायत है, उस पंचायत में रहने वाले सभी वयस्क नागरिक जिनका निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज हो, उनसे मिलकर के, उन सभी से मिलकर के जो भी क्या बनेगी, जो संस्था बनेगी, उसे ग्राम सभा कहते हैं। एक उसे क्या बोला जाएगा, उसे कहा जाएगा आपका निर्वाचक नामावली में जो लोगों का नाम दर्ज होगा, उससे मिलकर के जो संस्था बनेगी उसे आपका ग्राम सभा कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये ग्राम प्रधान शब्द का नहीं इस्तेमाल किया, वार्ड शब्द का हमने इस्तेमाल कहीं नहीं किया। अर्थात जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत महत्वपूर्ण संस्था। भी हम चर्चा करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस कितना अधिक है ग्राम सभा का।
तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा का मतलब सभी वयस्क नागरिक जिनका आयु 18 वर्ष हो चुका है और उनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है, उन्हीं से मिलकर के जो आपका संस्था बनेगी उसे क्या बोला जाएगा, ग्राम सभा कहा जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। अच्छा उधर का तो ये कैमरा से थोड़ा खोल लीजिए, देख लीजिए मैटर कुछ कट रहा है। तो जैसे ध्यान दीजिएगा कि जैसे एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, कमेंट यह करना है आपको, देख लीजिएगा कुछ मैटर कट रहा है शायद क्या। उमेश कुमार पाजी खुश रहें, खुश रहें। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या सभी को ग्राम सभा का मीनिंग समझ में आ गया? हर कोई कमेंट करेगा कि क्या ग्राम सभा का मीनिंग सबको समझ में आ गया? गुड आफ्टरनून नीरज जी। एक बार जल्दी से ग्राम सभा की मीनिंग के बारे में, क्या सबको ग्राम सभा की मीनिंग समझ में आ गई? अच्छा यस, ठीक है। रंजन कुमार ने बोला, अमित ने बोला यस। किसी को अगर कोई भी असुविधा हुआ होगा तो जरूर, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ग्राम पंचायत किसे कहते हैं। ग्राम पंचायत का मतलब यह होगा कि जो भी ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा तो पूरे गांव से मिलकर के जो भी वयस्क लोग हैं उनसे बना, लेकिन ग्राम पंचायत का मतलब यह हो गया कि ग्राम प्रधान प्लस वार्ड सदस्य, ग्राम प्रधान प्लस वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्यों से मिलकर के जो भी ग्राम सभा, ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्यों से मिलकर के, आप अपने गांव को देखिए, जैसे आपका जो गांव का ग्राम पंचायत होगी उसको कई भागों में डिवाइड किया गया होगा, कई उसके वार्ड में बांटे गए होंगे। तो जो वार्ड है तो उस वार्ड के अलग अलग मेंबर्स होंगे, तो जो सारे मेंबर होंगे, जितने भी वार्ड सदस्य होंगे और प्लस जो ग्राम प्रधान होगा, उससे मिलकर के जो संस्था बनती है वह ग्राम पंचायत कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मार्के की बात है। अब जैसा कि आप इस समय गांव में रह रहे हैं, ये कहा जाए कि एक संयोग है कि आप इतने लंबे समय तक गांव में अब इस बार रह रहे हैं, अन्यथा शायद शहर में होते। तो उन बारीकियों को भी समझने का प्रयास करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब पंचायत का चुनाव भी होने वाला है। गांव में इस समय बाहर भी थोड़ा सा माहौल भी बना होगा, तो जैसे वहां ये समझने का प्रयास करिएगा कि जो ग्राम पंचायत है, तो जो भी कि गांव में किसको नरेगा कार्ड दिया जाए, मनरेगा कार्ड देना है, कौन सा जो है खड़ंजा बनाना है, किसको वृद्धा पेंशन देना है, किसको विधवा पेंशन देना है, इसका निर्णय करता है ग्राम पंचायत। यानी इसका जो निर्णय होगा वो ग्राम पंचायत करेगा। अर्थात कहने का कि जैसे आपने देखा कि कोई भी कानून जो बनता है, जो कानून बनाने वाली संस्था होती है उसको तो विधायिका कहा जाता है, विधायिका, और लेकिन जो कानून को क्या करती, लागू करती है, उसे कहा जाता है क्या, कार्यपालिका। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी कानून को जो लागू करना, किसको वृद्धा पेंशन देना है, वह ग्राम पंचायत डिसाइड करेगी क्या। लेकिन हो सकता है किसने, जो लोगों को डिसाइड किया, लेकिन जो भी ग्राम पंचायत की क्या होगा कि जो भी इसने ग्राम प्रधान ने निर्णय लिया उसको ग्राम सभा की बैठक में उसका प्रपोजल देना पड़ेगा। ग्राम सभा की जब बैठक होगी उसमें उन मुद्दों को उठाना पड़ेगा, उन बिंदु के भाई इतने लोगों को वृद्धा पेंशन ग्राम प्रधान देना चाहता है। अब ग्राम सभा का मतलब सारे वयस्क व्यक्ति आए हैं, ग्राम सभा की बैठक हो रही, ग्राम प्रधान बैठा हुआ है, उस समय ग्राम सचिव भी आया हुआ है और सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, सारे लोग बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि एक ग्राम प्रधान ने एक मुद्दा उठाया कि भाई इंदिरा आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस व्यक्ति को क्या किया जाए, आवास उपलब्ध कराया जाए। अब उसमें से जो ग्राम सभा का सदस्य व्यक्ति है वो कमेंट करेगा कि भाई इनके पास तो अपना मकान है, इनको क्यों दिया जा रहा है। अब सोचिए कितनी अच्छी व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था किया है, हमारे संविधान में व्यवस्था है। यानी जो भी ग्राम पंचायत को निर्णय लिया उसको ग्राम सभा में रखना होगा, और वो ग्राम सभा जब तक उसकी मंजूरी नहीं देगा
तब तक वह उस व्यक्ति को आवास नहीं मिल पाएगा, पेंशन नहीं मिल पाएगा, जब तक कि ये फाइनल नहीं हो जाता। लेकिन क्या इसमें करप्शन होने की वजह से इसका लाभ प्रॉपर में लोगों को नहीं मिल पाता है, यानी कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग हो पाता है, इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। जैसा कि आपने देखा, जो ग्राम प्रधान है और जो वार्ड सदस्य हैं, यह दोनों के दोनों प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यानी क्या, जनता के द्वारा चुने जाएंगे। और कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य ये दोनों जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और ये क्या होंगे? और इनका जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। और किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा होगा। दूसरी चीज, कार्यकाल कितना होगा? तो इनका जो कार्यकाल होगा वह 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए होगा। और ध्यान दीजिएगा, इन सदस्यों को बनने की योग्यता क्या है? तो वह योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 21 वर्ष 21 ईयर, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, सदस्य हो, बीडीसी हो, सबके लिए योग्यता है 21 ईयर रखा गया है। कितना ईयर? 21 ईयर रखा गया है इन सबके सदस्य बनने के लिए। क्लियर है बातें सबको? ग्राम प्रधान प्लस वार्ड सदस्य के लिए 21 साल। एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, जैसा एक यहां पर एक अधिकारी होता है, एक सचिव। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है, एक सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे। ये सचिव क्या करता है? ग्राम पंचायत का एक सदस्य होता है सचिव। और इसका जो नियुक्ति होती है, इसका जो चुनाव होता है वह किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा यह नियुक्त बंदा होता है। हर ग्राम पंचायत में यह एक सेक्रेटरी यानी एक सचिव होता है। यानी इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है कौन? सरकार के द्वारा, यानी हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अब ये काम क्या करेगा? जो सचिव होगा वो क्या करेगा? तो यह क्या करता है? ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है। यानी जो सचिव होता है वह क्या करता है कि ग्राम सभा की एवं ग्राम पंचायत की ये बैठकें बुलाता है समय समय पर। और इसके अलावा क्या होगा कि जो यहां पर चर्चा होगा, ग्राम सभा की बैठक हुई, अब इसमें क्या निर्णय लिया गया और किन मुद्दों पर चर्चा हुआ, क्या क्या हुआ फाइनली में, उसका वो रिकॉर्ड रखता है। बहुत महत्वपूर्ण, एनसीईआरटी कक्षा 6 की किताब में ये पंचायती राज के संबंध में दिया गया है। वहां से ही हम तथ्यों का कलेक्शन आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जिसकी नियुक्ति सरकार करती है। अर्थात सचिव कोई जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति नहीं है। और यह क्या करेगा कि ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाता है। इसके अलावा जो ग्राम सभा ने और ग्राम पंचायत ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय को यानी उस रिकॉर्ड को रखने का काम कौन करता है? तो ये आपका सचिव के द्वारा किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, ग्राम पंचायत अधिक महत्वपूर्ण है या ग्राम सभा अधिक महत्वपूर्ण है? आपको क्या अब तक जैसे समझ में आया कि ज्यादा महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत है या ज्यादा महत्वपूर्ण है कौन? आपका ग्राम सभा। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा ज्यादा महत्वपूर्ण संस्था है और ज्यादा जिम्मेदारी वाली संस्था है ग्राम सभा। और जैसा कि मैंने बताया कि ग्राम सभा का मतलब सभी वयस्क नागरिक इसमें शामिल हैं जिनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है, अर्थात उस पंचायत के रहने वाले सभी व्यक्ति। अब अगर हम लोग बात करें कि ये क्या करता है कि यानी कौन सा काम ग्राम सभा क्या करेगा, तो ग्राम सभा क्या करता है कि पूरे गांव के लिए जो ग्राम प्रधान है उस पर नजर रखने का काम करता है कि ग्राम प्रधान
क्या वास्तविक, क्या उस अनुसूचित जनजातियों और उसके बाद एसटी एससी ओबीसी के कल्याण के हित के लिए, जैसे एससी में भी हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अमीर व्यक्ति हो, उसके पास आवास की समस्या ना हो, तो यानी जो निर्धन व्यक्ति हो, क्या उसको लाभ मिल रहा है योजनाओं का? क्या उसको बहुत अच्छी सुविधाएं मिल पा रही हैं? जो ग्राम प्रधान के लिए पास में योजनाएं आई, क्या वास्तविक अगर ग्राम सभा अच्छे से निष्पक्ष होकर के काम करती है तो नो डाउट क्या होगा, एक पैसा का ग्राम प्रधान हेरा फेरी नहीं कर सकता है। लेकिन समस्या यह हो जाता है कि ग्राम सभा ही प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाती है, यानी ग्राम प्रधान को और वार्ड सदस्यों को जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में मुख्य भूमिका किसकी होगी? ये आपका ग्राम सभा की होती है, यानी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। दूसरी चीज, जो भी ग्राम पंचायत ने निर्णय लिया उसकी अंतिम मंजूरी, जैसे आपने अभी देखा था CAA कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट कानून आया, उसकी मंजूरी किसने दिया? तो संसद ने उसकी मंजूरी दिया। उसी प्रकार से ग्राम प्रधान किसको मनरेगा देगा, किसको आपका लाल कार्ड देगा, किसको आपका पीला कार्ड देना है, या किसको जो है आपका खड़ंजा कौन सा बनना है, किसको हैंडपंप देना है, किसको आपको और भी सुविधाएं देनी है, निर्णय तो ये करेगा। लेकिन अंतिम मंजूरी किसकी होगी? तो ग्राम सभा की अंतिम मंजूरी होगी। जिसको ग्राम सभा अंतिम मंजूरी देगा उसी को वो फाइनल माना जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई? तो यानी ग्रामीण में पंचायतों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा चीज समझिएगा, कुछ और फैक्ट, एक चीज और भी समझिएगा, पंचायत के सभी स्तर में, सभी स्तर का मतलब चाहे वो आपका ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला स्तर पंचायत हो, उसमें क्या किया गया, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1/3 पद महिलाओं को आरक्षित कर दिया गया है। यानी चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो आप BDC मेंबर्स हो, जिला पंचायत सदस्य हो, या आपका जिला पंचायत अध्यक्ष हो, सभी स्तर पर 1/3 पद महिलाओं के लिए क्या किया गया, वह आपको महिला ही प्रतिनिधि चुनी जाएगी, यह फिक्स कर दिया गया है। इससे क्या हो, महिलाओं में जो भेदभाव ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा था बड़े स्तर पर या शहरी स्तर पर, तो वो भेदभाव, अब सोचिए कि अगर हमारी बहन, हमारे घर की कोई और सदस्य, महिला जो सदस्य है, जो अभी तक उसको परिवार के एक बोझ के रूप में अडॉप्ट किया गया था, तो क्या हुआ कि अब वो ग्राम प्रधान बन जाएगी। अगर वो ग्राम प्रधान बनकर के समाज सेवा कर रही है तो परिवार पे जो अभी तक वो बोझ जैसी प्रवृत्ति थी वह धीरे धीरे करके समाप्त हो सकता है। अर्थात महिलाओं को सशक्तिकरण करने में एक मुख्य भूमिका निभा रहा है यह डिसीजन, यह निर्णय, और यह बहुत ही कारगर रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे देखा भी गया है, महिलाओं में तुलना में संवेदनशीलता भी अधिक होती है। और अगर वो संवेदनशीलता, जैसे क्या होगा कि यानी दलितों के लिए या फिर खासतौर से लड़कियों के कल्याण के हित के लिए योजनाओं को क्रियान्वयन अच्छे से किया जा सकता है महिलाओं के आने से। दूसरी चीज यह भी किया गया है कि यानी ग्राम पंचायत के सभी स्तर पर, शब्दों को ध्यान दीजिए, ग्राम सभा नहीं बोले, ग्राम पंचायत के या पंचायती राज के सभी संस्थाओं, तीनों त्रिस्तरीय संस्थाओं में एससी एवं एसटी को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह बात सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो एनसीईआरटी पुस्तक में कुछ पॉइंट्स आए हुए हैं वो आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण होंगे। जैसे उसमें एक शब्द आया है, वह है पटवारी का। गांव का एक क्या है, एक कर्मचारी है, पटवारी। अब यह पटवारी क्या काम करेगा कि यह जमीन को नापने का काम करता है, जमीन को नापने का काम करेगा। और यह क्या काम करता है कि यह जो है जमीन का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को रखने का काम करता है। यानी जैसे आपने गांव में देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई जमीन किसी से खरीदना है या किसी को बेचना है,
तो इस सदस्य की जो व्यक्ति खरीद रहा है, तो ये जैसे जमीन का कोई विवाद हो जाए कि भाई हमारा खेत यहां तक है, या किसी ने कोई दावा कर दिया आपके खेत पर, तो हर कोई जो है जमीन का रिकॉर्ड कहां पे है, चलो पटवारी के पास चलते हैं, पटवारी से कागज निकलवाते हैं, क्योंकि जमीन में गांव में जो भी जो जमीनें हैं उन जमीन को नापने का काम कौन करेगा और उसके संबंध में पूरा पूरा रिकॉर्ड कौन रखता है, वह कौन रखता है, पटवारी रखता है। पटवारी को कई लोग जो है लेखपाल भी कहते हैं, ऐसे कई इसको नामों से रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो जैसे आपने कहा कि मान लीजिए आपके कोई जमीन है, उसके संबंध में किसी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो जैसे कि मान लीजिए कि हुआ कि भाई अच्छा ऐसा करते चले वकील साहब के पास में, तो जो पटवारी जमीन का रिकॉर्ड रख रहा है, तो आप इससे कौन सा रिकॉर्ड मांगेंगे कि भाई हमारे जो गांव में जो हमारा घर है उस जमीन का रिकॉर्ड हमको दीजिए। तो जो जमीन का रिकॉर्ड होता है उसे क्या कहते हैं, उसे खसरा कहा जाता है। उसे क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये सीटेट कक्षा 6 की एनसीईआरटी पुस्तक में दिया गया, इसीलिए इसको जो पॉइंट्स में चर्चा कर रहा हूं उनको एकदम याद ही करना है। यानी जो ग्राम आपका पटवारी के पास में जो जमीन का रिकॉर्ड रखा गया है, तो पटवारी तो रखेगा जमीन का रिकॉर्ड और जमीन को नापने का करेगा, लेकिन जो कागज है, उस कागज को, जो रिकॉर्ड है, उस कागज को क्या कहा जाएगा, तो उस कागज को क्या कहते हैं, उसे खसरा कहा जाता है। क्या बोलेंगे, उसको खसरा कहा जाएगा। दूसरी चीज, एक चीज और समझिएगा कि जो खेत को हम लोग, जैसे जब आप कभी पटवारी आया, मान लीजिए हम सब किसी परिवार में कोई विवाद हुआ, तो पटवारी के पास रिकॉर्ड रखा गया है, वो रिकॉर्ड लेके आया, जिसे क्या बोलेंगे, खसरा कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अब उसको नापा जाएगा कि भाई अच्छा ये जमीन की नाप हो जाए और किसकी जमीन कहां पर है, तो जो नापने का जो आपका नापने वाला जो यंत्र है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं क्या, जरीब। नापने का जो यंत्र है उसे क्या कहेंगे, उसे आपका जरीब कहा जाता है। क्या बोलेंगे उसको, जरीब। ये एक लोहे की जंजीर टाइप का होता है और इसी से आपका पटवारी क्या कहेगा, जमीन की माप करता है, नापने का काम करता है। ध्यान दीजिए, यहां से क्या क्या पॉइंट आपके पास पहुंचे। क्या होगा, एक पटवारी होता है जो क्या करता है, जो जमीन का रिकॉर्ड रखता है और जमीन की पैमाइश यानी नापने का काम करता है। जमीन की जो माप की जाती है, मापने का यंत्र क्या है, उसे जरीब कहा जाता है। और जो रिकॉर्ड रखा गया उस कागज को क्या कहेंगे, उसे खसरा कहा जाता है। उसे क्या बोलेंगे, खसरा कहा जाता है। दूसरा चीज, एक चीज और भी समझिएगा, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये बातें सबको समझ में लगभग आ चुकी होंगी, नहीं होगा तो एक दोबारा और इसको आप देख भी लीजिएगा। हिंदू अधिकार अधिनियम, हिंदू अधिकार अधिनियम 2005। जो हिंदू लॉ, हिंदुओं के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम के लिए अलग लॉ है, ऐसे करके अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग लॉ बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं। तो हिंदू लॉ में यह नियम था कि जैसे क्या होगा कि जो पिता की संपत्ति होगा वह पुत्रों में आपस में बराबर में बांट दिया जाता है पिता के मृत्यु के बाद। हिंदू लॉ में यानी हिंदू अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान था कि जैसे पिता की मृत्यु हो जाती है वह क्या होगा, वो जो संपत्ति होगी वह पुत्रों में बराबर रूप में बांट दिया जाता है और वो आपस में सभी को मिल जाएगा। लेकिन हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 में बदलाव किया गया कि जो पिता की संपत्ति होगी वह क्या होगा, यानी जो पिता की संपत्ति होगी, पिता की जो संपत्ति होगी वह पुत्र में, पुत्रियों में और मां में। कहां पर, यानी हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 में जो पिता की संपत्ति होगी उस पर पुत्र, पुत्रियों, मां को बराबर हिस्सा मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, बराबर हिस्सा मिलेगा। यानी हिंदू अधिकार अधिनियम, जैसे अभी तक यह नियम था
कि जैसे ही पिता की मृत्यु होती है तो पिता की मृत्यु के बाद क्या होगा कि यानी जो संपत्ति होगी वो पुत्रों में बंट जाएगी। अब मां बेचारी क्या होगी, अब मां तो बच्चों पर आश्रित हो गई, क्योंकि अब बेटा लोग को जमीन तो मिल चुकी है पिता की मृत्यु के बाद। अब मां की सेवा करेंगे, मां की परवरिश करेंगे कि नहीं करेंगे, ये पुत्रों पर डिपेंड हो जाता है। तो हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 में क्या किया गया, नियम में बदलाव कर दिया गया कि जो भी पिता की संपत्ति होगी वह पुत्रों में और पुत्रियों में बहुत महत्वपूर्ण और मां में बराबर हिस्से में बांट दिया जाएगा। जैसे मां को अगर जो संपत्ति मिले, भाई जो अगर अपने जिस बेटे ने क्या किया, मां की परवरिश अच्छे से किया, मां चाहे तो अगर एक बेटे को देना चाहती तो एक बेटे को दे सकती है, अगर उसने अपने सभी बच्चों को बराबर दिया तो सभी बच्चों को बराबर दे सकती है, यानी जिसको चाहे वो मां दे सकती है। लेकिन पिता की संपत्ति में तो ऐसा सीटेट के एग्जाम में पूछा गया कि ऐसा लड़कियों को भी यानी पुत्रियों को भी आप पिता की संपत्ति में आपका अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला हुआ है, तो हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मिला। क्लियर है बातें सबको? तो यहां तक देखिएगा, ये तो थोड़ी सी पंचायती राज के संबंध में हो गया है। तो आपके पास में समय हो चुका है, क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा ही हो गया है। तो कल हम क्या करेंगे, इस पंचायती राज से संबंधित जितने भी अब तक महत्वपूर्ण प्रश्न दिसंबर 2019 से लेकर के 2011 तक जितने भी प्रश्न आपके, और आप सभी लोग भी क्या करेंगे, आपको जो भी ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो आप सबकी भी सक्रियता बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग यानी क्या कर सकते हैं, निर्णय एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपका 94, इस नंबर पर कोई भी प्रश्न यदि आपको डाउटफुल हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या करेंगे, लिख उस क्वेश्चन को भेज देंगे हमारे पास में, उसका समाधान भी होगा। आप क्या करें, निर्णय एकेडमी प्रयागराज टेलीग्राम, जो भी मैंने नोट्स पढ़ाया वो सारा का सारा वहां पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है, आप उसे जाकर के वहां ज्वाइन कर ले और उसे क्लास का पूरा सेम चीजें वहां से आप एक बार रीडिंग कर लेंगे, इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, चीजें एकदम पानी की तरह साफ हो जाएंगी। तो कल हम क्या करेंगे, इस टॉपिक पर पंचायती राज से संबंधित आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आपको कराएंगे। और कल इसी समय, कल मैं लाइव होऊंगा, आपको समय हमारा फिक्स रहेगा, इसी टाइम पर रेगुलर आपके साथ में लाइव होते रहते हैं। तो जस्ट लगभग 5 मिनट के अंदर साइंस वाले सर आ रहे हैं। तो जो भी साइंस वाले जो छात्र हैं जिनको मतलब साइंस पढ़ना है तो वो उनको आप थोड़ा सूचना दे देंगे कि साइंस 1 बजे से क्लास रहेगी। धन्यवाद।